नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद वीके पर, जहां मैं लेकर आता हूं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों, आज का यह वीडियो सामान्य विज्ञान पर आधारित है, जिसका मुख्य विषय भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए सवालों में से कुछ क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 10⁻⁻² माइक्रोन, दूसरा 10⁻⁻4 माइक्रोन, तीसरा 10⁻⁻6 माइक्रोन, चौथा 10⁻⁻10 माइक्रोन। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻4 माइक्रोन। एंगस्ट्रॉम लंबाई का मात्रक होता है। लंबाई मापने के लिए यह माइक्रोन से भी छोटा मात्रक होता है। इस मात्रक का उपयोग प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्ध्य, अणुओं तथा परमाणुओं के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। चूँकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻4 माइक्रोन होता है। कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻4 माइक्रोन होता है। यहाँ पर यह जो सिंबल है वो एंगस्ट्रॉम को प्रदर्शित कर रहा है, और जो ये वाला सिंबल है यह माइक्रोन को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम एंगस्ट्रॉम की वैल्यू को मीटर में चेंज करते हैं तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ से अगर हम एक एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, जो कि किसके बराबर होगा? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा। यहाँ से हमें एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मीटर में निकल करके आती है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये वाले भी वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला बलिस्थ वर्ष प्रकाश वर्ष, दूसरा बलिस्थ मीटर प्रकाश वर्ष, तीसरा हर्ट्ज मीटर वर्ष, चौथा हर्ट्ज मीटर बलिस्थ। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक, बलिस्थ मीटर और प्रकाश वर्ष। अब यहाँ बलिस्थ मीटर और प्रकाश वर्ष में से मीटर और प्रकाश वर्ष को तो लगभग कई लोग जानते होंगे। प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कुल तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक। अब बात करते हैं बलिस्थ की, कि बलिस्थ क्या होता है। तो बलिस्थ भी लंबाई की एक माप होती है, जो खुले और फैलाए हुए मानव हाथ के अंगूठे की चोटी से लेकर छोटी उंगली की चोटी तक की दूरी होती है। साधारण पुरुषों के लिए यह लगभग 9 इंच के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा बदलता रहेगा, चौथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। अब आवर्तकाल कहते किसे हैं? तो किसी पिंड को एक दोलन पूरा करने में लगे समय को उस पिंड का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं, जिसका मान 2π√L/g के बराबर होता है, जहाँ पर L लोलक की लंबाई होती है और g गुरुत्वीय त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ओम, दूसरा हर्ट्ज, तीसरा वोल्ट, चौथा डेसिबल। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डेसिबल। ध्वनि मापने के लिए डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है, जबकि ओम इकाई प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, हर्ट्ज इकाई आवृत्ति को मापने में किया जाता है, और वोल्ट इकाई विद्युत विभव को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला कॉपर, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा टंगस्टन, चौथा निकेल। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन।
प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च तथा प्रतिरोध उच्चतम होता है। टंगस्टन गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है और टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला श्रीहरिकोटा, दूसरा पोखरण, तीसरा तारापुर, चौथा कलपक्कम। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोखरण। भारत ने अपना पहला परमाणु उपकरण परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया था। इस परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इस परमाणु परीक्षण में 12 टन क्षमता का विखंडन उपकरण शामिल किया गया था। उसके बाद 13 मई 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया, जो शक्ति 98 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला द्रवों का वाष्पों में वाष्पीकरण, दूसरा गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, तीसरा ठोस का द्रवों में पिघलना, और चौथा जो ऑप्शन है पदार्थों का किण्वन। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पदार्थों का किण्वन। पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। तो पहले भौतिक परिवर्तन, जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे सिर्फ उसकी अवस्था में अंतर आता है, उसकी आंतरिक संरचना में नहीं, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक चीज़ और, अगर भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए तो वह अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। जैसे बल्ब का जलना, अगर बल्ब में विद्युत प्रवाहित की जाए तो वो जलने लगेगा, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो वो पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उसके गुणों और आंतरिक संरचना में भी बदलाव आ जाता है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, अब यहाँ पर दूध जब एक बार दही बन जाएगा तो वो वापस दूध नहीं बन पाएगा, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। तो यह अंतर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि, ऑप्शंस हैं, पहला उसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा उसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, तीसरा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। लकड़ी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, जिस कारण लकड़ी ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला द्रव्यमान, दूसरा संवेग, तीसरा दाब, चौथा आवेश। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आवेश। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग उस परिपथ से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे कि कोई बिंदु ये ए है, ठीक, कोई बिंदु ये ए है और इस पर कुछ धाराएं आ रही हैं, जैसे कि 1, 2, ये दो धाराएं आ रही हैं। अगर इसको नाम दे दे तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ये दो धाराएं बिंदु ए की तरफ आ रही हैं और ये यहाँ से बिंदु ए से 3 धाराएं जा रही हैं। इसको नाम दे देते हैं I3, इसको I4, इसको I5। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी परिपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग उस परिपथ से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इस नियम को किरचॉफ का संधि नियम या किरचॉफ का बिंदु नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं और यह आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है?
हमारे ऑप्शंस हैं पहला लाल, दूसरा काला, तीसरा हरा, चौथा सफ़ेद। जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरा। घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग हरा होता है। घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें पहला विद्युन्मय या जीवित तार, दूसरा उदासीन तार, तीसरा भूतार जिसे अर्थ वायर भी कहते हैं। विद्युन्मय तार समांतर लाल रंग का होता है, उदासीन तार काले रंग का होता है और भूतार हरे रंग का होता है। विद्युन्मय तार से धारा प्रवाहित होती है और उदासीन तार इस धारा को वापस ले जाती है। भूतार का संपर्क पृथ्वी से होता है और दूसरी तरफ यह उपकरणों की चालक बॉडी से जुड़ा होता है। यदि विद्युत उपकरण के बॉडी में उतर जाए तो भूतार के माध्यम से आवेश पृथ्वी में चला जाता है और उपकरण का उपयोगकर्ता झटके लगने से बच जाता है। इसलिए भूतार सुरक्षा का एक साधन है और यह हरे रंग का होता है। प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा में प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं पहला रेक्टिफायर, दूसरा डायनामो, तीसरा इन्वर्टर, चौथा सोलर पैनल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा जिसे अक्सर लोग एसी करंट कहते हैं और दिष्ट धारा को डीसी करंट कहते हैं। तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है, जबकि डीसी से एसी यानी कि दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन करने के लिए इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 तार जिनका प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है, जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है? चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ गया। यहाँ पर पूछा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कि आर की वैल्यू पूछा है और दिया क्या है, R1 दिया है 1 ओम, R2 2 ओम और R3 3 ओम यह दिया है। तो जब परिपथ समांतर क्रम संयोजन में रहते हैं तो तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6। फिर इसकी वैल्यू 6 कम 6 2 3 6 और 3 दूना के 6, यानी कि 1/R का मान कितना आ गया 11/6। ठीक, 1/R का कितना मान आ गया 11/6 ओम। इसलिए R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/11 ओम, यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना निकल कर आ गया 6/11। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? हमारे ऑप्शंस हैं पहला 180 अंश, दूसरा 90 अंश, तीसरा 45 अंश और चौथा 0 अंश। तो जो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 0 अंश। यहाँ पर नति कोण का मान पूछा है, तो नति कोण कहते किसे हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नति कोण या नमन कोण कहते हैं। नति कोण का मान पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों पर 90 अंश होता है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि नति कोण का मान पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों पर कितना होता है, तो भौगोलिक ध्रुवों पर इसका मान होता है 90 अंश, जबकि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर इसका मान होता है 0 अंश। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? हमारे ऑप्शंस हैं पहला चुंबकीय प्रेरण, दूसरा चुंबकीय तीव्रता, तीसरा चुंबकीय फ्लक्स, चौथा चुंबकीय आघूर्ण। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी,
चुंबकीय फ्लक्स। किसी निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा गॉस, तीसरा वेबर, चौथा टेस्ला। तो जस्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक होता है वेबर। ठीक, तो यहाँ पर वेबर जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, जबकि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, गॉस और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला उत्क्रमण ताप, दूसरा केल्विन ताप, तीसरा क्यूरी ताप, चौथा बायल ताप। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्यूरी ताप। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। क्यूरी ताप वह ताप होता है जो लौह तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित यानी कि अनपेयर कर देता है, जिससे उनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अब ऐसे तत्वों को जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसलिए हमारा जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्यूरी ताप। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला वृत्तीय और आवर्ती गति, दूसरा वृत्तीय स्थानांतरित और आवर्ती गति, तीसरा वृत्तीय और स्थानांतरित गति, चौथा स्थानांतरित और आवर्ती गति। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाते हैं। साइकिल के पहिए का अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन करना वृत्तीय गति और सीधी सड़क पर नियत चाल से गमन करना स्थानांतरित गति है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला स्थिर वैद्युत बल, दूसरा घर्षण बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा चुंबकीय बल। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, घर्षण बल। घर्षण बल बाकी अन्य दिए गए बलों से भिन्न है, क्योंकि घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है। घर्षण बल दो सतहों के बीच परस्पर संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल और संपर्क बल के उदाहरण हैं। ये सब बगैर संपर्क में आए वस्तु पर कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाले 1 न्यूटन बल के लिए दाब होगा। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 1 जूल, दूसरा 1 वाट, तीसरा 1 पास्कल, चौथा 1 फैराडे। ठीक, तो यह क्वेश्चन तो देखने में न्यूमेरिकल लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के पूछने का मेन मकसद यह है कि आपको दाब का मात्रक पता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ये जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये सभी सेम दी गई है, सब में 1 1 है। ठीक, तो अगर आपको दाब का मात्रक पता है, दाब की यूनिट पता है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि दाब का जो मात्रक है वो पास्कल होता है। ठीक, अगर दूसरे तरीके से देखें, अगर इसको सॉल्व करें तो दाब बराबर होता क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पर बल का मान कितना दिया हुआ है? 1 न्यूटन, और क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दाब का मान कितना निकल के आ जाएगा? 1 पास्कल। कितना आ जाएगा? 1 पास्कल, जो कि हमारा आंसर है और जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दाब का मात्रक क्या होता है, जिसके ऑप्शन में पास्कल नहीं दिया रहता है।
उस कंडीशन में दाब का मात्रक क्या होगा वो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। यहाँ पर बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चूँकि यह इसके बटे में है तो इसको भी हम बटे में लिख लेंगे। इस तरह हमारा जो नया एक मात्रक निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बल दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आप इन दोनों मात्रकों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला उसका भार बढ़ जाता है, दूसरा उसका भार घट जाता है, तीसरा वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है, और चौथा उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मान का 1/6वां भाग होता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है, परंतु उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार m/g है तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा m/g गुणे 1/6। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है, ठीक 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। ठीक, तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा 60/6 यानी कि 10 न्यूटन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये थे अब तक के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को याद रखिए, तैयार रखिए। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।